हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कुछ अरसा पहले की बात है कि पार्लियामेंट में एक मौजू ज़ेर बहस था। मौजू ये था कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। तमाम अरकान पार्लियामेंट ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। चंद एक दीगर अरकान ने इस बहस में ये सवाल ज़रूर उठाया कि आखिर पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने किया ही क्या है। तो दोस्तों, इस बात पर अगर हम रोशनी डालें तो पाकिस्तान जब बना था तो एक कमज़ोर मुल्क बना था। तो पाकिस्तान के सबसे पहले बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने अपने सफ़ीर के साथ भेजे गए एक ख़त में अमेरिका से फ़ौजी और माली अमदाद की दरख्वास्त की, जिसमें फ़ौज के लिए तकरीबन $170 मिलियन, पाक फ़ज़ाइया के लिए $75 मिलियन, जबकि बहरिया के लिए $60 मिलियन और सनती ज़राई तरक्की के लिए $700 मिलियन शामिल थे। 1954 से 1956 तक, यानी कि पाकिस्तान बनने के 7 से 9 सालों तक अमेरिका ने पाकिस्तान को तकरीबन $1400 मिलियन की फ़ौजी इमदाद फराहम की थी, जिससे पाकिस्तानी फ़ौज को इंफ्रास्ट्रक्चर, नकलो हरकत, फायर पावर और इंटेलिजेंस की सलाहियतों को बेहतर बनाया गया था। 1954 में ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 100 से ज़्यादा साइबर F-86 तैयारे देना शुरू कर दिए थे, जो कि उस वक्त की पाक फ़ज़ाइया का मरकज़ हुआ करते थे। साइड वेंडर मिसाइलों से लैस इन लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान फ़ज़ाइया को हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया पर फैसलाकुन बरतरी भी दिलाई थी। इसके अलावा पाकिस्तान को कई सौ M47 और M48 पैटर्न टैंक और दीगर तोपाने का सामान भी दिया था। दोस्तों, 1971 की जंग के दौरान भी अमेरिका के 7वीं बड़े बहरी बेड़े के एक कैरियर टास्क फोर्स, जिसमें जोहरी ताकत से चलने वाला एक तैयारा, दीगर तबाहकुन हथियार और एटमी आबदोज़ शामिल थी, जो कि पाकिस्तान की हमायत के लिए अमेरिका ने खलीज बंगाल में पहुंचाई। लेकिन एक दिन के बाद ही पाकिस्तानी फ़ौज ने हथियार डाल दिए। दोस्तों, 1980 की दहाई में पाकिस्तान की जानिब से $400 मिलियन के इमदादी पैकेज को जब मुस्तरद कर दिया गया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को $6 बिलियन से ज़ायद के हथियार फराहम कर दिए, जिसमें तकरीबन 1000 स्टिंगर मिसाइल शामिल थे। 9/11 के बाद से हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के अज़म पर काफ़ी शकूक व शुबहात के बावजूद भी $14 बिलियन से ज़ायद की फ़ौजी इमदाद और मुआवजे वसूल किए। इसके अलावा F-16 और F-17 तैयारे और तोपखाने का सामान इसके अलावा था, जबकि पाक बहरिया ने भी आलमगीर फ्रैगेट कश्तियाँ, हेलीकॉप्टर और दीगर सबमरीन अमेरिका से वसूल की। पाकिस्तान के सिविल न्यूक्लियर तलाश का आगाज़ भी अमेरिकी एटम फॉर पीस के प्रोग्राम से ही हुआ था, जिसे 1955 में एटमी रिएक्टर के हसूल के लिए तकरीबन $350,000 की पेशकश भी की गई थी। 1965 में पाकिस्तान के साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर इशरत हुसैन उस्मानी, जबकि उस वक्त वो अमेरिका के सफ़र पर थे, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना पहला जोहरी रिएक्टर भी दिया था। पाकिस्तान के एटमी हथियार बनाने के बाद ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी थी, क्यों न कि अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी हथियारों की अच्छी तरह से हिफाजत कर सकता है। अपने इब्तदाई सालों में पाकिस्तान की सबसे बड़ी तशवीश ये थी कि इसके तमाम दरिया भारत से आते थे और भारत इन्हें किसी भी टाइम रोक सकता था ताकि पाकिस्तान में कहत पैदा हो सके। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अमेरिका ने मुदाखलत की और अमेरिकी सरकारी हुकाम और इनके साथ वर्ल्ड बैंक ने मिलकर 1960 में एक माहदा तय किया, जिसको सिंध ताश माहदा भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत में तकरीबन 6 साल इन्होंने गुजारे। 6 साल गुजारने के बाद अमेरिका और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के आबपाशी के निज़ाम के लिए एक डोनेशन फ़ंड दिया, जिसमें 2 बड़े डैम तमीर किए गए, दरियाए झेलम पर मंगला डैम और दरियाए सिंध पर तरबेला डैम। इन दोनों डैमों की वजह से पाकिस्तान की बिजली की पैदावार में नुमायाँ इजाफा हुआ। 1970 की दहाई में इंजीनियर साइंसदान रॉजर रेवल ने नमकियात पर काबू पाने वाली बहाली के प्रोग्राम की निगरानी की।
امریکی زرعی انجینئر نے پاکستان میں چھوٹے شہروں کی مشین شاپ کے ساتھ کام کیا تاکہ انہیں سستی اور مقامی زمینی کی سطح پر ساز و سامان تیار کرنے میں مدد ملے، اور اس کے علاوہ یو ایس ایڈ کے زراعت کے سربراہ رچرڈ نیوبرگ نے کھاد کی پیداوار تیار کی اور پاکستان کے لیے درآمدی پالیسی واشنگٹن کو $100 بلین مالیت کی کھاد کی فراہمی اور فوجی فرٹیلائزر پلانٹ میں سرمایہ کاری کے لیے راضی بھی کیا۔ 1977 تک پاکستان کی گندم اور دیگر غذائی اجناس کی پیداوار دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی تھی اور یہ خوراک کی پیداوار میں خود کفیل ہو گیا تھا۔ کئی دہائیوں کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہی ہوتا تھا۔ اپنے پہلے 5 سالہ منصوبے کی ناکامی کے بعد پاکستان نے 1958 میں ایک منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا۔ دوسرے 5 سالہ منصوبے نے اب ایسے علاقوں میں نجی کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کی جس کی وجہ سے پاکستان صنعتی اور اقتصادی ترقی کا ایک ماڈل بن گیا جسے تیسری دنیا کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جنوبی کوریا نے اپنے دارالحکومت سیول کو کراچی کے بعد ماڈل بنایا۔ 9/11 کے بعد جب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو امریکہ نے پیرس کلب کے ممبران کے ساتھ $12 بلین سے زائد کے قرضوں کو ری شیڈول کرنے میں مدد کی، سینکڑوں پاکستانی مصنوعات کی ڈیوٹی فری درآمد کی اجازت دی اور پاکستان کو سب سے بڑا اقتصادی امدادی پروگرام بھی دیا۔ آخر میں مناسب ہوگا کہ وہ سوال پوچھ لیا جائے جو اب تک نہیں پوچھا گیا کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے کیا کیا۔